इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट पैरामीटर्स के ऊपर। पुराने लेक्चर की अगर बात की जाए, इससे पहले के जो लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने रिफरिंग सर्किट के बारे में सीखा था। मैंने आप लोगों को बताया था रिफर टू प्राइमरी सर्किट के ऊपर हमने चर्चा करी थी इस वाले लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में जस्ट रिफर टू प्राइमरी सर्किट, फिर रिफर टू सेकेंडरी सर्किट, एंड देन फाइनली मैंने आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला दिया था जिसमें मैंने बताया था कि आपको ये चीजें अगर डायरेक्टली यूज करा जाए, यानी कि गेट में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है या आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो रिफर टू जो भी सर्किट होगा आपको क्या करना है, रिफर टू रिफरिंग सर्किट इनटू इक्वल टू होगा ओरिजिनल क्वांटिटी के और नंबर ऑफ टर्न्स जहां जा रहे हो का स्क्वायर अपॉन जहां से आ रहे हो का स्क्वायर। ये चीज हमने सीखी थी पुराने लेक्चर के अंदर, जो कि मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर। नाउ इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इक्विवेलेंट पैरामीटर्स की, यानी कि हमने रिफरिंग सर्किट बना लिए, अब हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट पैरामीटर्स की। ठीक, तो इक्विवेलेंट पैरामीटर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, प्लस कैसे इक्विवेलेंट पैरामीटर्स यूज होंगे और कैसे हम लोग उनको डिटरमाइन कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको इस लेक्चर के अंदर सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन की, जो कि आपको जरूरी है इक्विवेलेंट पैरामीटर्स को निकालने के लिए। हम लोग जानते थे, ये आपको ये सर्किट बहुत अच्छे से याद होगा, ये आपने प्राइमरी साइड का सर्किट है, ये प्राइमरी साइड का ट्रांसफार्मर का सर्किट है। आपको याद होगा इधर हम लोग V1 सप्लाई देते थे, दिस वन इज द सप्लाई वोल्टेज एंड दिस वन इज द EMF इंड्यूस्ड। ठीक है, और ये जो था यानी कि यहाँ पे एक R1 होता था और ये JXL1 होता था। ये दोनों के दोनों क्या होते थे, वाइंडिंग का, ये होते थे वाइंडिंग का इम्पिडेंस, वाइंडिंग का इम्पिडेंस होता था ये। ठीक, ये आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं वाइंडिंग इम्पिडेंस के बारे में। ठीक है, अब एक चीज देखी गई कि जो वाइंडिंग का इम्पिडेंस होता है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है V ड्रॉप, इसकी जो वैल्यू निकाली गई तो ये काफी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, इवन एट फुल लोड। यानी कि जब हम लोग क्या करें, यानी कि जब हम लोग इवन जब हाई फुल लोड, ठीक है, तो ये देखा गया कि जब फुल लोड करंट जब फ्लो करती है तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इन दोनों के अक्रॉस, वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और वाइंडिंग के रिएक्टेंस के अक्रॉस, या कह सकते हैं इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस JXL1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z1 लिख सकते हैं, इंपेडेंस ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V ड्रॉप, ये कितना होगा, ये होगा तुम्हारा I इंटू Z1। ठीक है, तो ये जो इंपेडेंस का क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये देखा गया कि ये बहुत कम होता है, बहुत ही स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक, तो एज कंपेयर टू V1, यानी कि सप्लाई वोल्टेज के मुकाबले यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये बहुत कम है, फुल लोड पे भी, इवन एट फुल लोड, ध्यान से बात समझना, फुल लोड पे भी। तो क्योंकि ये इतना स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप है तो हम ये कह सकते हैं कि V1 माइनस E1 इक्वल टू कितना होता है, V ड्रॉप होगा। यहाँ से इक्वेशन सिंपली KVL लगा सकते हो, V1 माइनस E1 किसके बराबर होगा, V ड्रॉप के। अब क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप बहुत नेग्लिजिबल है तो हम कह सकते हैं V1 इक्वल टू E1 होगा, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, मतलब लगभग लगभग बराबर होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन है और ये मॉडिफिकेशन हम लोग करेंगे इस सर्किट को समझने के लिए, इक्विवेलेंट पैरामीटर निकालने के लिए। आईओ भी समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वाइंडिंग इंपिडेंस में बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द सप्लाई वोल्टेज इवन एट फुल लोड। मेजर बात क्या है, फुल लोड पे भी। तो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि V1 और E1 के सामने ये बहुत छोटा है वोल्टेज है, तो इसीलिए वोल्टेज V1 जो है वो लगभग लगभग बराबर होता है E1 के। ठीक है, और इससे मॉडिफिकेशन क्या होगी, तो सर्किट का मॉडिफिकेशन देख लो। तो सर्किट में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों पैरामीटर जो है इन्हें क्या कर सकते हैं, इन्हें हम लोग इधर शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि कोर वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है इसे इधर ले जाओ और इन दोनों पैरामीटर्स को कोर के इधर भी ले जा सकते हैं। देखो ये हो गया। अब क्योंकि V1 जो था ऑलमोस्ट इक्वल टू E1 था तो इसीलिए ये सर्किट जो है ये क्या जस्टिफाई कर सकते हैं, इसको हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये एक मॉडिफिकेशन होती है जिससे कि हम लोग क्या होगा, आने वाले समय आपको पता चलेगा इस मॉडिफिकेशन की क्या अहमियत है और कैसे इससे हम लोग इक्विवेलेंट पैरामीटर निकालेंगे। अभी मॉडिफिकेशन समझ लो। ठीक, तो रीजन याद समझ में आ गया होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप V ड्रॉप जो हो रहा था वाइंडिंग में प्राइमरी की, वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द सप्लाई वोल्टेज एंड EMF इंड्यूस्ड। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्हें यहाँ से यहाँ शिफ्ट करा जा सकता है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि कोर एलिमेंट के राइट में शिफ्ट किया जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, हम लोग देखो इनको निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि इनको हम लोगों ने जीरो नहीं करा है, इनको हटाया नहीं पिक्चर से, केवल शिफ्टिंग की। रीजन क्या है, क्योंकि आप वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को अगर हटा देंगे, रिएक्टेंस को और लीकेज रिएक्टेंस को हटा देंगे तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे, जबकि ये हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अगर इनको हटा देंगे तो कैलकुलेशन एरर आ जाएगा, आप गलत कैलकुलेशन करोगे। ठीक, तो क्योंकि इसीलिए हमने इन्हें हटाया नहीं है, केवल रिप्लेस करा है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार होता है, तो ये आपने क्या करा, इसको स्वैप कर दिया, जस्ट हटाया नहीं है। क्लियर हो गया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ हमने इसको केवल स्वैप करा है। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई, बड़ी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है, आगे इसका एप्लीकेशन बताएंगे। अब चलते हैं इक्विवेलेंट पैरामीटर इस तरफ। तो इक्विवेलेंट पैरामीटर जो होते हैं वो बेसिकली दो पैरामीटर होते हैं। एक होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, R इक्विवेलेंट के नाम से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। दूसरा होगा इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, इसको मैं X इक्विवेलेंट के नाम से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, और ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा चाहे इक्विवेलेंट रिएक्टेंस होगा, दोनों के दोनों दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, यानी कि
रिफर टू प्राइमरी एंड रिफर टू सेकेंडरी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को दो पार्ट्स में लिख सकते हैं। रिफर टू प्राइमरी यानी कि प्राइमरी सर्किट का इक्विवेलेंट पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, और रिफर टू सेकेंडरी सर्किट के इक्विवेलेंट पैरामीटर निकाल सकते हैं। इसी तरीके से इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रिफर टू प्राइमरी सर्किट का निकाला जा सकता है या फिर रिफर टू सेकेंडरी सर्किट का निकाला जा सकता है, ठीक। अच्छा, इसको लिखेंगे कैसे? तो अगर रिफर टू प्राइमरी का होगा तो इसको लिखने का तरीका समझ लो। इसको लिखने का तरीका होगा आर इक्विवेलेंट, नीचे लगा दूंगा 1। इसका क्या मतलब हुआ? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू प्राइमरी सर्किट का, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे? सिंपल है, आर इक्विवेलेंट रिफर टू सेकेंडरी, नीचे 2 लगा दूंगा। ये 2 क्या बता रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किसका? रिफर टू सेकेंडरी सर्किट का। इसी तरीके से यहां पे देख लो, इसके लिए मैं क्या लिखूंगा? एक्स इक्विवेलेंट 1 यानी कि इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है रिफर टू प्राइमरी सर्किट का। इसके लिए लिखूंगा एक्स इक्विवेलेंट 2 यानी कि इक्विवेलेंट रिएक्टेंस है सेकेंडरी सर्किट का, ठीक है। ये दोनों चीजें याद हो गई होंगी आपको, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट पैरामीटर समझ में आ गए। अब रिफर टू प्राइमरी सर्किट के ऊपर जरा नजर डालते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नजर डालेंगे इक्विवेलेंट पैरामीटर्स के बाद रिफर टू प्राइमरी सर्किट के ऊपर। तो ये हमारे पास रिफर टू प्राइमरी सर्किट है। रिफर टू प्राइमरी सर्किट के ऊपर ऑलरेडी मैंने लेक्चर लिया हुआ है, आपको याद होगा। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे प्राइमरी जो पैरामीटर्स थे वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, और सेकेंडरी पैरामीटर जो होते हैं वो उनको हम लोग प्राइमरी की तरफ लिख देते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके रिफर टू प्राइमरी सर्किट के ऊपर, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर मैंने क्या करा है, रिफर टू प्राइमरी में आपको याद होगा जो प्राइमरी साइड होती थी उसके पैरामीटर्स इसी तरीके से रहेंगे, R1 और XL1, ठीक है। और जो रिफर टू सेकेंडरी के पैरामीटर्स रिफर टू प्राइमरी में आ जाते थे, सेकेंडरी पैरामीटर, उनको हम लोग डैश लगा देते थे। जैसे ये देखो, ये डैश लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे XL डैश लगा दिया। अब हमने करा क्या है, मैंने जो मॉडिफिकेशन की थी यहाँ पे ऊपर, वही मॉडिफिकेशन यहाँ यूज करी है। तो मॉडिफिकेशन यूज करने के कारण क्या हुआ है, कोर जो है आपकी वो मैंने क्या करा है, पहले बना दी है। देन उसके बाद प्राइमरी पैरामीटर्स R1 और XL1 ये जो है, ये दोनों के दोनों क्या है, प्राइमरी पैरामीटर्स हैं। जबकि R2 डैश और XL2 डैश क्या है, ये रिफर टू प्राइमरी पैरामीटर्स हैं, ठीक है। इसलिए इनके ऊपर डैश लगा हुआ है। ये चीज मैं पुराने लेक्चर में बता चुका हूँ। तो अब ये मैंने इसलिए करा है, इन दोनों को पास पास रख दिया, जिससे क्या हुआ, अब मेरे पास दोनों रेजिस्टेंस एक साथ और दोनों रिएक्टेंस एक साथ। तो अगर दोनों रेजिस्टेंस का मैं इक्विवेलेंट निकालूंगा यानी कि ऐड करके, तो इसे कहते हैं आर इक्विवेलेंट प्राइमरी साइड, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर बात की जाए तो आर इक्विवेलेंट 1 लगा दिया यानी रिफर टू प्राइमरी है। और इसी तरीके से अगर इन दोनों रिएक्टेंस को एक साथ कपल कर दिया जाए तो वो कहलाएगा एक्स इक्विवेलेंट 1 यानी कि रिफर टू प्राइमरी का इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं, अगर वैल्यू की बात की जाए, आर इक्विवेलेंट जो होता है, आर इक्विवेलेंट रिफर टू प्राइमरी इक्वल टू, इसको जरा जोड़ो तो R1 प्लस R2 डैश, यही तो हुआ। अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए एडअप करके तो R1 प्लस R2 डैश हुआ। अब R2 डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2 डैश को हम लोग लिख सकते हैं R2 इंटू, जहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो भाई, रिफर टू प्राइमरी साइड का है, तो रिफर टू प्राइमरी मतलब N1 अपॉन में N2 का होल स्क्वायर। समझ में आ गई होगी। तो ये इस तरीके से इक्वेशन बन गई, और ये इक्वेशन तुम्हारी तैयार हो गई। इसको हम लोग कहेंगे आर इक्विवेलेंट 1। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, सिंपली रिफर टू प्राइमरी का सर्किट बना लो, दोनों रेजिस्टेंस को एक साथ लिख लो, दोनों रिएक्टेंस को एक साथ लिख लो, फिर रेजिस्टेंस को कपल करके जो बनेगा वो होगा आर इक्विवेलेंट 1, और वो कितना होगा, R1 प्लस R2 डैश। और R2 डैश की वैल्यू कितनी होती, R2 ओरिजिनल वैल्यू, मैंने आपको बताया था, याद करो, रिवाइज भी कराया, प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। ओरिजिनल वैल्यू इंटू जहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, N1 पे आ रहे हो, कहां से आ रहे हो, N2 टर्न से आ रहे हो का होल स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम एक्स इक्विवेलेंट 1 निकालेंगे, XL1, ये तो प्राइमरी साइड का है तो इसलिए ऐसे ही रहेगा। ये देखो यहाँ पे, इसको अगर यानी कि एक्स इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, एक्स इक्विवेलेंट 1 जो होगा वो XL1 प्लस XL2 डैश का सम होगा। तो XL1 प्लस XL2 डैश का सम होगा। और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, XL2 डैश को XL2 यानी कि ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू जहां जा रहे हो N1 अपॉन जहां से आ रहे हो N2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा है। तो रिफर टू प्राइमरी सर्किट आपको बना लेना है, और उसके बाद दोनों रेजिस्टेंस को कपल करना है, दोनों रिएक्टेंस कपल करना है। यही तुम्हारा जो नेट रेजिस्टेंस और नेट रिएक्टेंस होगा, वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस होगा रिफर टू प्राइमरी साइड का, ठीक है। यहाँ नीचे मैंने कैलकुलेशन कर दी है। नाउ ये तो हो गया रिफर टू प्राइमरी सर्किट का। अब रिफर टू सेकेंडरी में चले जाओ। तो अगर रिफर टू सेकेंडरी के सर्किट की बात की जाए तो इसमें हमने सिंपली क्या किया है, यानी कि अगर एक ट्रांसफार्मर होता था, ये N1 होती थी, N2 होती थी, अब की मैंने यहाँ के जितने पैरामीटर थे इन्हें रिफर टू सेकेंडरी कर दिया। तो कुछ इस तरीके का बनेगा, क्योंकि आपने सेकेंडरी में रिफर करा है तो V2 रहेगा, V2 XL2 सेम रहेगा और R2 सेम रहेगा। चेंज क्वांटिटी कौन कौन सी होंगी, प्राइमरी साइड की क्वांटिटी चेंज होंगी। तो V1 डैश, क्योंकि प्राइमरी साइड क्वांटिटी यहाँ पे अगर V1 था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, V1 डैश हो जाएगा। देखो यही V1 डैश हो गया। कोर की क्वांटिटी चेंज होंगी, लेकिन कोर की क्वांटिटी हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इक्विवेलेंट पैरामीटर्स निकाल रहे हैं। उसके अंदर कोर को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हमारा मेन होता है वाइंडिंग के ऊपर, वाइंडिंग रेजिस्टेंस और वाइंडिंग रिएक्टेंस पे। तो इसीलिए मैंने कोर के एलिमेंट नहीं लिखे। तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस की अगर बात कर ली जाए तो ये देखो R1 डैश
और R2, अगर इन दोनों को एक साथ लिख दोगे तो कितना बन जाएगा, R इक्विवेलेंट रिफर टू प्राइमरी, ऐसी X इक्विवेलेंट रिफर टू सेकेंडरी, X इक्विवेलेंट रिफर टू सेकेंडरी, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए, R इक्विवेलेंट रिफर टू सेकेंडरी इक्वल टू R1 डैश प्लस R2, यहां से सिंपली निकाल सकते हो, सिंपली अलजेब्रिक सम। और ये कितना होता है, तो R1 डैश क्या होता है, ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू जहां जा रहे हो। अब देखो कहां जा रहे हो, हम जा रहे हैं N2 पे, कहां से आ रहे हैं, N1 से आ रहे हैं, तो इसलिए N2 बाई N1 का स्क्वायर होगा। तो देखो N2 बाई N1 का स्क्वायर प्लस R2, क्लियर हो गया। इसी तरीके से इसको लिखेंगे तो ये क्या लिखोगे, XL1 डैश प्लस XL2 लिखोगे, सिंपली यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके लिखोगे। और ये किसके बराबर होगा, XL1 डैश, तो ओरिजिनल क्वांटिटी XL1 और दूसरा रेशियो क्या आएगा, जहां जा रहे हो, कहां जा रहे हैं भाई, N2 में जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, N1 से आ रहे हैं, तो N2 बाई N1 का होल स्क्वायर प्लस XL2, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई होगी। XL2 सिंपली ऐसे ही आ जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि सेकेंडरी में हमने रिफर कर रहे हैं तो सेकेंडरी की क्वांटिटी इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां से हमने ये सीख लिया कि रिफर टू सेकेंडरी सर्किट का इक्विवेलेंट पैरामीटर्स, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो यानी कि R इक्विवेलेंट रिफर टू सेकेंडरी और X इक्विवेलेंट रिफर टू सेकेंडरी यहां से आप निकाल सकते हो, ठीक। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नाउ फाइनली डॉट कनेक्ट कर देते हैं, यानी इस लेक्चर में क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन करी। मॉडिफिकेशन में हमने क्या बताया कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वी ड्रॉप, ठीक है, जो रिएक्टेंस की वाइंडिंग के रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द सप्लाई वोल्टेज। इसलिए मैंने क्या करा है, इसको इन सारे पैरामीटर्स को हमने क्या करा, इन पैरामीटर्स को इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, कोर को पहले ले लिया है, ठीक है। देखो ये यहाँ पे दिखा दिया, तो यहाँ से हमने ये सीखा। देन हमने क्या करा, सर्किट को मॉडिफाई कर दिया, कोर को पीछे ले आए और एलिमेंट्स को आगे ले गए। मैंने इसमें बताया आपको एलिमेंट्स को हमें हटाना नहीं है, क्योंकि अगर हटा दोगे तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा, इसीलिए हमने केवल शिफ्टिंग की है, ठीक है, शिफ्टिंग हमने बना दी। देन उसके बाद हमने क्या सीखा, इक्विवेलेंट पैरामीटर्स के ऊपर गए। इक्विवेलेंट पैरामीटर के बारे में सीखा कि दो पैरामीटर होते हैं, इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। रिफर टू प्राइमरी का सर्किट होगा तो X R इक्विवेलेंट 1 आ जाएगा नीचे, अगर रिफर टू सेकेंडरी दो पार्ट इसमें होगा। इसी तरीके से रिएक्टेंस जो होता है, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, वो भी दो पार्ट में होता है, रिफर टू प्राइमरी एंड रिफर टू सेकेंडरी, उसको हमने सीख लिया। अगर हम लोग रिफर टू प्राइमरी सर्किट में जाएंगे तो X इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, ये आ गया आपके सामने। R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, R1 प्लस R2 डैश, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और X इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो ये आपके सामने आ गई, XL1 प्लस XL2 डैश, और XL2 डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, XL2 N1 बाई N2 का होल स्क्वायर। देन हमने सीखा कि रिफर टू सेकेंडरी के ऊपर गए, यानी कि अगर सारे पैरामीटर सेकेंडरी में रिफर कर दिए तब कितना होगा, तो यानी कि अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो R जो होगा इक्विवेलेंट रिफर टू सेकेंडरी वो होगा R1 डैश प्लस R2, और X इक्विवेलेंट जो होगा वो XL1 डैश प्लस XL2, ठीक है। ये चीज हो गई। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक बहुत खास ध्यान देने वाली बात है कि देखो दोनों के सर्किट सेम है, ये वाला सर्किट रिफर टू प्राइमरी और रिफर टू सेकेंडरी का सर्किट ऑलमोस्ट सेम है। कैसे पहचानोगे कि रिफर टू प्राइमरी रिफर टू सेकेंडरी है, तो उसके पैरामीटर देख के, यानी कि अगर R1 के ऊपर डैश लगा है तो यानी कि रेजिस्टेंस 1 को रिफर करा गया है, तो यानी कौन सा हुआ, रिफर टू सेकेंडरी हुआ। अगर R2 के ऊपर डैश लगा है तो रेजिस्टेंस, सेकेंडरी रेजिस्टेंस को रिफर करा गया है प्राइमरी साइड में। ये चीज मैंने पुराने लेक्चर्स में भी आपको बताई थी, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं R2 डैश लिखा है, इसका मतलब क्या है, जो सेकेंडरी रेजिस्टेंस है वो अपनी जगह पे नहीं है, उसे शिफ्ट किया गया है। तो ऑब्वियस ही चीज है, सेकेंडरी रेजिस्टेंस अगर शिफ्ट किया जाएगा तो कहां करा जाएगा, प्राइमरी, तो ऐसा सर्किट रिफर टू प्राइमरी होगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ है आपका R1 डैश, तो इसका मतलब 1 जो है यानी कि प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस है वो अपनी जगह पे नहीं है, उसे शिफ्ट किया गया है। तो भाई प्राइमरी का अगर नहीं है तो कहां जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा। तो यानी कि ऐसा कोई सर्किट जिसके अंदर R1 डैश यूज हो रहा है या XL1 डैश यूज हो रहा है, वो सारे के सारे रिफर टू सेकेंडरी सर्किट के अंदर पार्ट में आएंगे। क्लियर हो गया। तो प्राइमरी पैरामीटर्स के अगर ऊपर डैश लगा हुआ है तो वो सर्किट रिफर टू सेकेंडरी है, सेकेंडरी पैरामीटर्स के ऊपर डैश लगा हुआ है तो रिफर टू प्राइमरी सर्किट है। ये पहचान होती है, ठीक। तो आई होप ये समझ में आ गई। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इक्विवेलेंट पैरामीटर्स का, और आने वाले समय में आप देखेंगे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी आप फेजर डायग्राम्स आगे पढ़ोगे, अप्रॉक्सीमेट सर्किट अभी हम लोग बताएंगे, डिस्कस करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन है और बहुत सारी चीजें हैं, उन सब में हम लोग इक्विवेलेंट पैरामीटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसलिए इस लेक्चर को बहुत ध्यान से समझना, इसको ये चीज आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत क्लियरली आपको ये चीज समझाई है। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं और अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये अपने डाउट लिख के भेज सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अप्रॉक्सीमेट सर्किट के ऊपर और जानेंगे कि कैसे अप्रॉक्सीमेट सर्किट डिफर है इक्विवेलेंट सर्किट से।